अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेसन नंबर 18 है और ये टॉपिक हमारे पास आज जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस और साथ में इसकी मार्केट स्ट्रक्चर्स जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ये जो टॉपिक है ये है इकोनॉमिक्स 401 का। और चलिए हम ये पढ़ते हैं और ये वीडियो के नोट्स में से जो है आपके लिए आसान नोट्स हमने बनाए हुए हैं ताकि जो है आप अच्छे से पढ़ सकें। सबसे पहले कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज बताऊंगी, इसको पूरा जो है सॉल्व करना नहीं बताऊंगी। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपको अगर कैलकुलस के बारे में नहीं पता, तो फिर जो है मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले जो है हमारे पास क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है, ठीक है ये है। लेकिन इनको जो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, वो है एम सी इक्वल्स टू एम आर। और एम सी किसके इक्वल है? एम सी इक्वल है टी सी डिवाइडेड बाई डी क्यू। मतलब differentiate total cost with respect to its quantity, ठीक है। और जो एम आर का फॉर्मूला है वो ये है, एम आर इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये इनके फार्मूलाज हैं, इनको फर्दर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जैसे एम आर इक्वल्स टू एम आर एम सी का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इनको पहले एमसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जैसे कि एमसी की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 16 + 6 क्यू। और एमआर की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 48 - 2 क्यू। इन दोनों को, ये दोनों को कह रहे हैं कि बराबर है, इसलिए इनको एक दूसरे के बराबर लिखा है। देखिए 16 + 6 क्यू ये वाला, और एमआर जो है इक्वल है, तो इक्वल का निशान डाल के इसके जो आंसर है वो इसके आगे लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया है क्यू के लिए, और उसके बाद इसकी क्वांटिटी का आंसर 4 आया। इसी तरह जो टोटल प्रॉफिट है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है टी आर माइनस टी सी, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास 52 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास क्वांटिटी 4 और प्रॉफिट जो है वो तब होगा जब आपका 52 होगा। तो ये आपकी ये वाली लाइन आ रही है यहाँ। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपका कहाँ हो रहा है, इस पे 4 क्वांटिटी पे हो रहा है। अब आगे है कि हम एवरेज रेवेन्यू भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। ये सारे फार्मूलाज जो हैं हम पढ़ चुके हैं पहले, ये वाला इसका फार्मूला इसको फाइंड करने के लिए। और मार्जिनल रेट कर्व जो है वो ट्वाइस एट द स्लोप ऑफ एयर कर्व। इसमें स्लोप का जो फॉर्मूला वो ये है, ये मैं आपको खाली इसमें फार्मूलाज मेंशन कर रही हूँ कि आपको फार्मूलाज भी आ सकते हैं कि ये इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है। तो स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू का जो फार्मूला है वो है डी एवरेज रेवेन्यू। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट एवरेज रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू का जो स्लोप है उसका फार्मूला है आपके पास डिफरेंशिएट मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। क्यू का मतलब क्वांटिटी है। अब मार्केट स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है इकोनॉमिक्स 4 ब्रॉड जो मार्केट स्ट्रक्चर है उन्होंने डिफाइन किए। कौन कौन सा? एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक ओलिगोपोली, ठीक है। अब इसमें है टाइप ऑफ मार्केट, और उसके हिसाब से जो उसके सारी कंडीशंस हैं वो आगे लिखी हुई हैं इस टेबल के अंदर। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कोई भी इसमें जो है वो एंट्री कर सकता है। नेचर जो होती है वो होमोजीनियस होती है। प्रोडक्ट की नेचर जो होती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसकी एग्जांपल है कि ग्रेन होता है, इसमें वीट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिमांड कर्व है वो किस तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि इसका ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, इसका डिमांड कर्व जो है वो। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं, मैनी भी होती है, सेपरेट भी होती है, कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है। और डिफरेंशिएट, डिफरेंट किस्म के इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, और एग्जांपल है जैसे प्लम्बर और रेस्टोरेंट्स वगैरह। और इसका जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन इलास्टिक होती है, ठीक है। फर्म्स को जो है वो कंट्रोल होता है ओवर प्राइजेस,
डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है इस तरह की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओलिगोपोली और कार्टेल, इसमें क्या होती है, फ्यू नंबर ऑफ फॉर्म्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें एंट्री के लिए, और इसमें अनडिफरेंशिएट भी होती है और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जैसे सीमेंट्स, कार, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वगैरह, ऑयल वगैरह। इसकी भी डाउनवर्ड होती है स्लोपिंग, लेकिन इन इलास्टिक डिमांड होती है। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि आपको इनको लेना ही पड़ता है, और इनको प्राइस जो है राइवरीज की वजह से इनकी प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। अब मोनोपोली क्या होती है, इसमें वन होती है फॉर्म और इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये यूनिक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जैसे कि वापटा और केस एससी। ठीक है, इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और इन इलास्टिक होती है, ओब्लिक ओब्लिक के मुकाबले में ज़्यादा इन इलास्टिक होती है, मतलब कि ये लेनी ही लेनी है, ज़रूरी है ये जॉब। कार कार जो है और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम फिर छोड़ देते हैं, लेकिन जो है बिजली हम नहीं छोड़ सकते। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर से रेफर्स टू हाउ एन इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री जो है वो किस तरह मार्केट में ऑपरेट करती है, या फर्म जो है वो किस तरह ऑपरेट कर रही है। द की इंग्रेडिएंट जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के वो क्या है, कि नंबर ऑफ फर्म्स उसमें कितनी है, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, मतलब कि उसमें कितने बैरियर्स हैं, या कितनी उसमें क्या कहेंगे बैरियर्स को उर्दू में, कि कितने रोड़े अटकाए हैं, यही कह सकते हैं। कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकती है, कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब आप क्या बनाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आपका कितना कंट्रोल हो सकता है प्राइस पे। नॉलेज ऑफ अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प आंसर 4 क्वेश्चंस। ठीक है, जब अगर आपको नॉलेज होगा हर चीज़ के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि मार्केट किस तरह ऑपरेट हो रही है, तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हाउ मच प्रॉफिट अ फर्म विल मेक, प्रॉफिट कितना फर्म करेगी, फर्म कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो नॉर्मल होगा या फिर सुपर नॉर्मल होगा। सुपर नॉर्मल होता है कि मैक्सिमम से भी ज़्यादा, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा हो उस फर्म को, कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस करनी है, और एंड एट इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट तक उसने कितनी जो है अपनी क्वांटिटीज़ को बनाना है। फिर अगर आपके पास whether or not a higher level of output would increase the cost or productive efficiency of the firm or allocative efficiency of society। अच्छा, ये कह रहे हैं कि और हमें इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी जो है वो फर्क पड़ेगा आपकी फर्म को। प्राइसेस जो है आपने ज़्यादा तो नहीं सेट कर दी, ये लो तो नहीं सेट कर दी, या फिर बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, और फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं, नॉट अ प्राइस मेकर्स। बैरियर नहीं होती इसमें कोई भी एंट्री के लिए, और इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और इसमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है। परफेक्ट जो है कंपटीशन इज not used in its normative sense, rather it means that competition in the industry is of an extreme nature, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास competition होता है perfect में। आगे can be thought of as an extreme form of capitalism, all the firms are fully subject to the market forces of demand and supply, मतलब कि इसमें हर मार्केट या हर फर्म को सब कुछ पता होता है हर चीज़ के बारे में। ठीक है, और ये जो है वो डिमांड मार्केट फोर्स करती है डिमांड और सप्लाई को इसमें परफेक्ट कंपटीशन में। कंसंट्रेशन रेशियो क्या होती है, कि इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। ये जो है असेस करने के लिए कि इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन चल रहा है, उसके लेवल को असेस करने के लिए कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो फाइंड की जाती है। ये इसको कैसे फाइंड करते हैं, कि परसेंटेज होता है टोटल इंडस्ट्रीज़ का, उनके आउटपुट्स का, और जो कि 5 बड़ी इंडस्ट्रीज़ कितना आउटपुट जनरेट कर रही है, ये कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो बताती है। उस कंसंट्रेशन रेशियो जो होती है वो परसेंटेज होती है उनका, जो 5 बड़ी फर्म्स जो हैं आउटपुट जनरेट कर रही होती है। जो आउटपुट होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो हमारे पास कंसंट्रेशन रेशियो कहलाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, और जो है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ के हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब फर्म्स होती हैं। तो शॉर्ट रन में वेट लीस्ट वन फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होता है हमारे पास। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होता है, और इस
में जो है वो न्यू फर्म जो है एंटर कर सकती है मार्केट में। इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो हेल्प कर सकती है हमारे इस आंसर क्वेश्चन को कहने के अबाउट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, वेयर द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड हाउ मच एज आर दीज प्रॉफिट्स। मतलब कि सारी जो है सवालों के जवाब जो है वो इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हमें मिल सकते हैं कि हमने कितनी प्रॉफिट जनरेट करना है और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इस चीज़ से मिल सकता है। How individuals firms make their short-term supply decisions and how these translate into the long-term industry supply का। तो ये जो है फर्म जो है वो शॉर्ट रन में किस तरह सप्लाई के डिसीजंस करते हैं और इसको आगे चल के लॉन्ग रन में किस तरह जो है सप्लाई के कर्व को इफेक्ट करता है। शॉर्ट रन जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में कैन firm can settle at equilibrium where it is making supernormal profits। जो शॉर्ट रन में जो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं वो सेटल करती हैं कहाँ पे, जहाँ पे उनके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो बन रहा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट लॉस और वेयर इट डिसाइड्स टू शट डाउन। किसी भी कह रहे हैं कि कहीं पे भी वो सेटल कर सकती है, बड़े सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे भी, नॉर्मल प्रॉफिट पे भी, लॉस पे भी, और ऐसे टर्म भी आता है कि जहाँ पे उनको अपनी फर्म्स को शट करना पड़े। शॉर्ट रन में जो है वो सप्लाई आइडेंटिकल टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ एमसी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है उसकी पॉजिटिव होती है। और शॉर्ट रन इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई करती है कर्व हॉरिजेंटल होता है इसका कर्व भी। तो डिमांड और एआर कर्व, डिमांड और एआर कर्व जो है वो किधर होता है इसका, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इसकी, लेकिन फॉर एनी इंडिविजुअल परफेक्टली कंपटीशन फर्म जो है वो हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए हॉरिजेंटल होती है इंडिविजुअल फर्म के लिए, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है वैसे यूजुअली तौर पे। अब वो कह रहे हैं कि फर्म जो है कैन सेल एज मच एट द गिवन प्राइस। फर्म जो है वो जितना मर्जी इसमें सेल करना चाहे कर सकती है, और इस रीज़न की वजह से एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो क्या होता है, अलाइनमेंट होती है उसमें अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। अच्छा, नेचुरल मोनोपोली एक्सपीरियंस जो इकोनॉमिक्स ऑफ सेल एज इट्स ऑपरेशन becomes bigger and therefore it is cost effective for only one single firm producing for the entire economy rather than two or more firms। नेचुरल मोनोपोली जो है वो क्या कहती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सपीरियंस करती है, जहाँ पे जो है वो ऑपरेशन जो है उनका बड़े से बड़ा होता जाता है और जो कॉस्ट होती है उनकी वो सिंगल फर्म को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है, किसी एक फॉर्म को इफेक्ट करती है। ठीक है, या फिर दो को भी कर सकती है, और वैसे भी मोनोपोली में आपको पता है कि एक ही फॉर्म होती है इसमें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट और ब्रांड लॉयल्टी होती है इसमें। ठीक है, एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, लिमिट प्राइसिंग करते हैं, चार्जिंग जो है प्राइस बिलो अ पोटेंशियल एंट्रेंट्स एसी टू ड्राइव हिम आउट और डिस्करेज हिम फॉर एंट्रिंग फ्रॉम एंट्रिंग। क्या करते हैं कि लिमिट प्राइसिंग करते हैं, इतनी लो कर देते हैं प्राइस को कि जो है वो एवरेज कॉस्ट इतनी लो हो जाती है कि आप जो है न्यू फर्म्स को एंट्री करने के लिए डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो थ्रेट टू टेक ओवर, एक इसमें होता है कि थ्रेट होता है कि कोई टेक ओवर कर लेगा कोई और। तो मोनोपोलिस्टिक समटाइम्स प्रिवेंट्स अदर फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग, कुछ जो होते हैं टेक्निक्स लगाते हैं ताकि जो है न्यू फर्म्स एंट्रीज ना करें उसमें। मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सप्लाई को। मोनोपोलिस्ट जो होते हैं कौन होते हैं, आपको जैसे पता है कि जो एक ही फर्म होती है जो यूनिक सप्लाई कर रही होती है, तो वो जाहिर बात है अपनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच नो वन एल्स कैन इमिटेट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं मोनोपोलिस्ट जो कि कोई भी कॉपी नहीं कर सकता और उसके ऊपर पेटेंट्स या कॉपीराइट्स लगे होते हैं। शुक्रिया।